नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 11 का एक टॉपिक, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यानी तरलों के यांत्रिक गुण। और उसमें अपन पढ़ने वाले हैं कैपिलरी के बारे में, यानी केशिकत्व के बारे में। केश नली क्या है या केशिकत्व क्या है, ये चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। अक्सर हम देखते हैं, जैसे हम कैरोसिन वाली जो हमारी लालटेन है, बत्ती है या दिया करते हैं इस प्रकार के, या कोई कपड़ा या सूखा तौलिया किसी पानी के अंदर डूब जाए किसी एक सिरे का, तो धीरे धीरे ऊपर तक गीला हो जाता है। या फिर पेड़ों में आदि में जो जल लेने की जो कैपेसिटी है या जल के संचरण की जो प्रोसेस है, वो सारी की सारी कैपिलरी पे डिपेंड करती है। ऐसा ही अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही किसी एक कैपिलरी को या जैसे किसी एक धागे को द्रव में या तरल में डुबोया जाता है, तो धीरे धीरे द्रव कुछ हाइट तक चढ़ जाता है, उसमें ऊपर तक चला जाता है। इस प्रोसेस को केशिकत्व कहते हैं। मैंने कुछ पहले ही थोड़ा लिख रखा है, जैसे केशिकत्व या केशिका, कैपिलरी, कैपिलरिटी। इसका मतलब है व्हेन देयर इज ए वेरी नैरो होल इन द ट्यूब लाइक हेयर, इट इज़ कॉल्ड कैपिलरिटी। सेकंड, कि जब किसी नली में संकीर्ण छिद्र हो, जैसे हमारे बाल के समान, तो इसे केश नली कहते हैं। फिर आता है इफ़ ए ग्लास कैपिलरी ट्यूब हुज बोथ एंड्स आर ओपन, यानी कोई एक कांच की नलिका है, उसके दोनों सिरे खुले हैं और एमेज्ड इन स्ट्राइट इन द लिक्विड, यानी किसी लिक्विड में डुबोई जाती है। ड्यू टू सरफेस टेंशन द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब राइजेज और फॉल डाउन, दोनों ही कंडीशन है, यानी कि ऊपर भी उठ सकता है और नीचे डाउन भी आ सकता है। जैसे मरकरी के अंदर मरकरी डाउन चला जाता है, वाटर ऊपर उठ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिलरिटी, फॉर एग्जाम्पल वाटर और मरकरी। ऐसे ही हम हिंदी में लिख सकते हैं कि जब दोनों सिरों पर खुली, जब दोनों सिरों से खुली बहुत बारीक सिरे की एक नली बनाई जाए, तो इसे केश नली कहते हैं। जब किसी कांच की बनी एक नलिका को किसी द्रव में डुबोया जाए, किसी द्रव में सीधा डुबोया जाए, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ड्यू टू सरफेस टेंशन, मैंने यहाँ लाइन लिखी है, पृष्ठ तनाव के कारण, ड्यू टू सरफेस टेंशन, केशिका में द्रव ऊपर उठ जाता है या केशिका में द्रव नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को आगे लिख दो भाई। इस प्रक्रिया को केशिकत्व कहते हैं। देखो डायग्राम बनाते हैं अपन किस प्रकार से इसमें प्रोसेसिंग होती है, आगे का प्रोसेस। तो अपन देखते हैं कि जैसे ये कोई एक वीजल्स है, एक पात्र है, और इस पात्र में हमने एक केश नली को डुबो दिया, एक केश नली को डुबो दिया। ये केश नली है, दोनों सिरे इसके खुले हैं। हमने इसमें लिक्विड भर दिया है, ये लिक्विड भर दिया पात्र के अंदर। आर रेडियस की कैपिलरिटी है ये, तो ये लिक्विड कुछ हाइट तक चला जाएगा। अगर ये वाटर है तो ये इस प्रकार की शेप बनाएगा, अवतल आकार का शेप बनाएगा। ये सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इसमें यहाँ भी बनाएगा, ऐसी बात नहीं, इसके साथ भी, पात्र के साथ भी जल है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाता है। ये हाइट एच तक चढ़ेगा, इसको हम कहेंगे कैपिलरी। केशिका। ऐसे ही ये है हमारे पास पानी, वाटर। सिमिलरली हम मरकरी के लिए बनाते हैं, तो मरकरी के लिए हमारे पास प्रोसेस बन जाती है इस प्रकार की। ये आर रेडियस की कैपिलरी, और इसमें हमने इसको डुबो दिया। मरकरी में जस्ट अपोजिट वाला प्रोसेस है, ये मरकरी की प्रोसेस।
लेकिन इसमें लिक्विड नीचे बैठ जाता है, ऊपर नहीं आता। एक तो मरकरी जो है वो कॉन्वेक्स आकार का शेप बनाती है, उत्तल आकार बनाती है। उसके लिक्विड का ऊपरी जो पृष्ठ है वो उत्तल आकार का होता है। ये मरकरी थोड़ा ऊपर और बना दो चाहिए। और कैपिलरी में ये नीचे बैठ जाता है। कितनी हाइट तक बैठ गया? h हाइट तक बना दो भाई। ये वही कैपिलरी केसिका, और ये हमारे पास है मर्क्यूरी पारा जिसको हम कहते हैं। बना सकते हो। उसके बाद हम कुछ प्रोसेस और लिखते हैं आगे की। अब अगर अपन देखें तो अपन ने देखा कि जिस कैपिलरी में लिक्विड ऊपर चढ़ता है, जैसे ये कैपिलरी है हमारे पास, ये कैपिलरी है, और इस कैपिलरी में हम या इस कैपिलरी को किसी लिक्विड में जब हम डुबोते हैं, डिप करते हैं, तो इसमें ऊपर चढ़ जाता है पानी। ऊपर चढ़ता है, उसके लिए याद रखें जो कॉन्टैक्ट एंगल जो होता है, हमारे एक टॉपिक बीच में है, इस वीडियो से पहले के वीडियो में कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में है, उसकी डेफिनेशन मैं और बता देता हूँ आपको। कॉन्टैक्ट एंगल का मतलब होता है किसी लिक्विड की सरफेस तथा किसी सॉलिड सरफेस के बीच का एंगल। जैसे ये हमारे पास सॉलिड सरफेस वीजल की है, यहाँ लिक्विड इस प्रकार की शेप में आ रहा है, तो इसकी पृष्ठ पर जो आप टेंजेंट लेते हो, उस टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल। या मान लो ये मरकरी है, मरकरी में शेप इस प्रकार की बनती है, तो इसकी सरफेस पे लो और ये इंटरनल एंगल जो बनता है दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल, स्पर्श कोण इसको बोलते हैं। यानी कि हम सीधा सीधा जानते हैं कि इन वाटर rises the capillary and in mercury the level of surface falls down in the capillary tube। हिंदी में आप लिख सकते हो कि पानी में केसिका या फिर केसिका में पानी ऊपर उठता है और पारे में नीचे जाता है, एक बात तो ये आ गई। ये हमारे पास डायग्राम, इनकी ये सरफेस भी बनी हुई है। ये क्या है? पानी। दूसरी हमारे पास बनी, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट भी साइड में बना देना। ये पानी के लिए है और ये है हमारे पास पारे के लिए, दोनों के दोनों साइड में। दूसरी कंसेप्ट हमारे पास ये है कि अगर हम लोग किसी मरकरी की बात करें, जो अभी हमने डायग्राम, दूसरी कंसेप्ट अपने पास रहता है मरकरी के लिए। और मरकरी में हम अक्सर देखते हैं कि लेवल जो है कैपिलरी ट्यूब के अंदर भी डाउन चला जाता है, कैपिलरी ट्यूब में भी डाउन चला जाता है। ये कैपिलरी ट्यूब और ये हमारे पास पारा, तो इसमें और डाउन चला जाएगा हमारे पास लेवल। या थोड़ा सा पारे को ऊपर उठा दो ऐसे, विजल्स वाला, और पारे का लेवल हमारे पास चला जाता है नीचे, डाउन चला जाता है। ये पारा लिक्विड मरकरी। इसकी हाइट तो चली जाती है डाउन, फॉल्स डाउन हो जाता है। जैसे हमने लिखा है केसिका में पानी ऊपर उठ जाता है और पारे में नीचे जाता है। दूसरी कंसेप्ट हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, वी नो दैट द लिक्विड दैट वेट्स, मतलब भिगो देते हैं, दैट वेट्स द ग्लास और विच एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। मैंने अभी आपको बताया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जो सॉलिड सरफेस होती है, जैसे कैपिलरी की ट्यूब है या हमारा जो ये पात्र है जिसमें हमने पानी भर रखा है या पारा भर रखा है, तो उस पात्र की सरफेस के साथ और लिक्विड की सरफेस पे हम टेंजेंट लेवें,
तो उन दोनों के बीच इंटरनल जो एंगल होता है, इंटर साइड अंदर की साइड में जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहलाता है ये? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। साइड में कहीं बना लो ये डायग्राम। दूसरा, अगर मैं पारे की बात करूं तो पारे में शेप बनती है इस प्रकार की। कैसी शेप बनती है? इस प्रकार की, कॉन्वेक्स प्रकार की शेप बनती है। तो इसमें अगर आप सरफेस टेंशन या एंगल डिटरमाइन करना पाओ इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो आपको टेंजेंट लेना पड़ेगा इसकी सरफेस में बाहर की ओर, और ये जो हमारी सरफेस है इसकी विजल्स की, पात्र की, इसके साथ का जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। यहाँ तो कोण होता है अधिक कोण। कौन सा होता है भाई? अधिक कोण, ऑब्लिट एंगल। और इधर होता है एक्यूट कोण, एक्यूट एंगल बोलते हैं इसको हम लोग, न्यून कोण। और इधर होता है ऑब्ल्यूट एंगल। दूसरी कंसेप्ट अपने पास आती है कि वी नो दैट द लिक्विड दैट वेट्स द ग्लास। हम जानते हैं कि वे द्रव्य जो किसी कांच को भिगो दे, या विच एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट लेस देन 90, यानी कि या जिनके लिए स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण हो, दोज लिक्विड्स राइज अप इन द कैपिलरी। वे पदार्थ कैपिलरी यानी केशिका के अंदर ऊपर उठेंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हम जानते हैं। ये लाइनें याद रखना आप, 2-3 प्रश्न एक साथ बन गए हैं कि कौन से लिक्विड्स के लिए एक्यूट एंगल होता है, कौन से लिक्विड किसी कैपिलरी को भिगो देते हैं, कौन से लिक्विड राइज अप करते हैं और कौन से डाउन करते हैं। याद रखें इस बात को। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि वे पदार्थ या वे द्रव्य जो कांच को भिगो दे, या जिनके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण हो लेस देन 90 डिग्री, उनके लिए वे केशिका में ऊपर उठ जाते हैं। अगला देखो, इसका उल्टा हो जाएगा वाइस वर्सा के रूप में। तो इसमें अपने देखा कि केशिका में ऊपर उठ जाते हैं, जैसे पानी, यहाँ लिख सकते हो जैसे पानी, लाइक वाटर। पानी के अंदर ये प्रोसेस होती है। जस्ट इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? द लिक्विड दैट डू नॉट वेप्ट टू द ग्लास और विच द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूज greater than 90, obtuse angle, which the angle of contact is obtuse angle, or falls down in the capillary tube like mercury। ये लाइनें दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 बातें प्रत्येक में हैं। यानी कि आपसे सीधा क्वेश्चन किया जा सकता है कि कौन से लिक्विड ग्लास को वेप्ट करेंगे या भिगोएंगे। तो जिनके लिए लेस देन 90 डिग्री का एंगल बनता है वे तो ग्लास प्लेट को भिगो देते हैं, और या फिर उसमें कैपिलरी में ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर तक हाइट तक जाते हैं। वहीं अगर बात करें अपन लोग कि दोज लिक्विड्स विच डू नॉट वेप्ट, यानी कि वे जिस पट्टिका को भिगोते नहीं है कांच वाली को, उसके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है लेस देन 90 ग्रेटर देन 90 रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अगली बात अपने पास आती है इनके लिए, वो आती है प्रेशर एक्सेस से। अगला अपना टॉपिक हो जाता है, ये वैसे तो पूरा एक क्वेश्चन टाइप का ही है, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि केस नली में चढ़ने वाले या फिर उतरने वाले द्रव्य की ऊंचाई। केस नली में चढ़ने वाले या उतरने वाले द्रव्य की ऊंचाई वाली विधि से, कौन सी विधि है भाई? राइजिंग अप या राइजिंग डाउन मेथड है ये, राइजिंग अप या राइजिंग डाउन बोलते हैं इसको। से पृष्ठ तनाव, जिसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, पृष्ठ तनाव व ऊंचाई यानी H का सूत्र यानी व्यंजक ज्ञात करना। सीधा प्रश्न आता है कि द्रव्य, केस नली में चढ़ने वाले द्रव्य या फिर उतरने वाले द्रव्य की विधि से पृष्ठ तनाव ज्ञात करो व द्रव्य की ऊंचाई ज्ञात करो। इंग्लिश में अपने पास आ जाता है
टू फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बाय कैपिलरी राइजिंग, और यहाँ भी लिख सकते हो फॉल डाउन, राइजिंग और फॉल डाउन मेथड, इस्टेब्लिशिंग द फॉर्मूला एंड हाइट ऑफ द कॉलम। कॉलम का मतलब कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड चढ़ता है उसकी हाइट अपने को डिटरमाइन करनी है। इसके लिए अपने को समझना होगा कि हम एक कैपिलरी लेते हैं, दो प्रकार के मेथड है इसमें। हम एक हाइट चढ़ने वाला ही हाइट ले लेते हैं, एक साइड एक ही सूत्र बना देते हैं। ये हमारे पास, इसका चित्र थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाते हैं ताकि हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। ये हमारे पास एक पात्र है, विजल्स है, कंटेनर है, और इसके अंदर हमने पानी भर दिया, पानी इसमें भर दिया है। याद रखें, 2-3 बातें आएंगी अब इसमें। इसमें हमने एक कैपिलरी ली है। ये कैपिलरी थोड़ी बड़ी इसलिए ले रहा हूँ कि इसमें हर एक चीज़ अपने को दिख जाए। और इस कैपिलरी में लिक्विड चढ़ गया है किसी हाइट तक, इस हाइट तक चला गया है। एच हाइट तक डायग्राम बना सकते हो। अब एक बात समझने वाली है कि कैपिलरी के अंदर, इधर अलग से डायग्राम बना रहा हूँ, कैपिलरी में जो लिक्विड चढ़ा है उसकी शेप इस प्रकार की है। तो इस प्रकार की शेप में हमारे पास स्ट्राइट जो हाइट है ना लिक्विड की, वो तो ये है h, यानी कि ये जो हाइट है ना हमारे पास यहाँ तक, दैट इज h, ये h है मेरे पास। ध्यान रहे इसकी कर्व शेप भी हमारे पास है। r रेडियस की कैपिलरी है, इसलिए इसमें ये जो शेप बन रही है ना यहाँ से, ये r और ये हाइट भी r आएगी। यानी कि इसमें ये जो सर्कुलर कर्वेचर शेप जो बन रही है उसकी रेडियस r कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि उतनी ही रेडियस होगी जितनी कैपिलरी की होती है। एक बात तो ये। दूसरा, इसमें चंद्राकार जो शेप बन रहा है उसकी रेडियस यहाँ से भी देखें तो भी r ही होती है। तो हमें इस कैपिलरी का अगर जब डेंसिटी चाहिए या कैपिलरी में लिक्विड की डेंसिटी चाहिए तो याद रखें यहाँ ये कॉर्नर वाला ये लिक्विड भी हमें निकालना पड़ेगा अलग से, ये लिक्विड भी हमें निकालना होगा। तो इसके लिए कंसिडरेशन किस प्रकार की मान सकते हैं? यूँ मान सकते हैं कि कैपिलरी जो है ये अर्धचंद्राकार शेप में है। पूरा एक स्पेयर था, स्पेयर का हाफ पार्ट अगर काट दो, आप ऐसे हाफ पार्ट काट दो तो उसकी ये रेडियस वाली तो हाइट r है, दूसरा पोर्शन इसकी रेडियस r है। तो हम अगर इसमें देखें तो लिक्विड तो केवल इतनी सरफेस में ही है, इतने पोर्शन में ही है। और आप ढंग से देखो तो इसमें लिक्विड वाला पोर्शन तो ये इतना ही है, ये इतना ही। इसका भी हमें वॉल्यूम निकालना होगा, याद रखें। ये भी डायग्राम बना लें ताकि बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरे पास एक ही सूत्र है कि मैं अगर इस पे प्रेशर निकालता हूँ या हाइट निकालता हूँ या कोई भी इसके लिए वैल्यू निकालता हूँ तो उसके लिए मुझे इस लिक्विड की क्वांटिटी भी चाहिए। कौन सी लिक्विड की? यहाँ से h हाइट वाला जो है ना उसमें तो बेलनाकार शेप है सारी की सारी, h हाइट है और पूरा भरा हुआ है यहाँ तक। तो इसकी तो अगर अपने को डेंसिटी चाहिए या लिक्विड चाहिए तो हम कितनी क्या मान रख सकते हैं? मान रख सकते हैं पाई r स्क्वायर h। ये तो वॉल्यूम हो गया, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते ही इसके अंदर मास आ जाता है। पोर्शन बचा है हमारे पास ये, इसमें ये वाला पोर्शन कितना है, इस लिक्विड का मान निकालना है। तो सिंपल सा उत्तर है मेरे पास
इस पोर्शन का निकालने का कि आप एक स्पेयर का वॉल्यूम लो 4/3 पाई आर क्यूब, और उसमें भी हाफ पार्ट है इसका, आधा पार्ट ही था ये गोले का, हाफ ही तो पार्ट है, उसको आप हाफ से डिवाइड करो। तो ये तो हो गया इस पूरे भाग का मान। कहाँ से कहाँ तक का देखो, इस पूरे भाग का मान हो गया, ये ध्यान रखें। और ये घटा देंगे हम किससे में से भाई, अगर h हाइट की जगह मेरे पास r हाइट है और बेलन का वॉल्यूम माने तो पाई r स्क्वायर h वाले पोर्शन में से ये घटा देता हूँ और उसको मैं गुणा कर देता हूँ, किससे गुणा करता हूँ, रो से। तो कहने का मतलब इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना जहाँ लिक्विड है उसका मान आ जाएगा। कैसे भाई, पूरा स्पेयर होता है ये, इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसका मैं आधा पोर्शन ही मानूँ, क्योंकि कैपिलरी का ऊपरी वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग केवल यहाँ तक वाला भाग, ये एक प्रकार से अर्धचंद्राकार वाली शेप है, मेनिस्कस वाली परिचय है, और इस मेनिस्कस के अंदर हाफ स्पेयर ही बन रहा है जिसको सेमी स्पेयर बोलते हैं हम लोग। इसी का मान निकालना है। तो हाफ स्पेयर का मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दो। उसमें भी हमें तो मान ये निकालना है जहाँ लिक्विड है वो, तो कैसे निकालें, तो इसके लिए मैं करूँगा पहले तो इसको एक पूरा सिलेंडर मानूंगा यहाँ से यहाँ तक का। तो उस सिलेंडर की हाइट कितनी मान रहा हूँ मैं, h की जगह r मान रहा हूँ। तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर h की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, पाई आर स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा, h की जगह क्या आ जाएगा r। ये इसका वॉल्यूम आ गया, और वॉल्यूम को जैसी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो बन जाता है मास, यानी इस लिक्विड का मास आ गया पाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू रो। अब मेरे को ये बीच वाला वायु वाला पोर्शन निकालना है, तो उसका मान कितना है 1/2 4/3 पाई आर क्यूब। तो कहने का मतलब आप लोग ये इतना डायग्राम ही निकालो, डायग्राम इतना ही बना दो, ये और इधर वाला बना दो। अब देखो आगे इसका उत्तर किस प्रकार आता है। अगर मैं इस कैपिलरी को देखता हूँ तो हमें दो बातें याद आनी चाहिए। एक तो आना चाहिए कि इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए मैंने बताया, अभी चर्चा की थी कि लिक्विड की ये जो सरफेस होती है इस पे आप एक स्पर्श रेखा खींचो, टेंजेंट खींचो, और उसका और उस कैपिलरी का या वीजल पात्र का जो सरफेस है दोनों के बीच का एंगल जो बनता है वो बनता है सरफेस एंगल या स्पर्श कोण, कॉन्टैक्ट एंगल जिसको कहते हैं। तो यहाँ अगर हम ढंग से देखें, मैं अगर स्पर्श रेखा खींचता हूँ इस लिक्विड पे तो एंगल बनता है थीटा। तो आप यहाँ पर एंगल बना दो थीटा। यहीं ये स्पर्श रेखा, ऐसे यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचो, यहाँ भी एंगल बन जाएगा थीटा, दोनों एंगल थीटा बन गए। अब याद रखें ये जो लिक्विड है ना ये ऊपर उठने का प्रयास करता है। क्या करता है? ऊपर उठने का। लेकिन इसकी जो सरफेस टेंशन है ना वो इसको कम से कम एरिया घेरने यानी कम से कम उठने का रोकने का विरोध करेगा। इसलिए इसमें सरफेस टेंशन टी तो लगेगा नीचे, इस किनारे पर भी लगेगा और इस किनारे पर भी लगेगा। पृष्ठ तनाव का तो मान जो है वो नीचे रहेगा और अभिलंब प्रतिक्रिया बल जिसको कहते हैं ऊपर की तरफ लगने वाला, दैट इज़ ऊपर की ओर लगेगा। यानी कि प्रतिक्रिया जो बल है, नॉर्मल रिएक्शन आर जो है वो तो इस लिक्विड को ऊपर उठाने का प्रयास करेगी। सरफेस टेंशन है वो इसको नीचे उठाने का, नीचे बैठाने का प्रयास करेगी। सरफेस टेंशन कम से कम वॉल्यूम या एरिया घेरने का प्रयास करेगा। तो इसलिए दो प्रकार के इसमें फोर्स लगने लग गए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर और सरफेस टेंशन टी। ये बातें भी इसमें डिनोट करो। फिर आगे देखो हम लाइन लिखते हैं। अब अगर अपन देखें तो इसमें ये सरफेस टेंशन टी है, ये तो डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। वहीं ये नॉर्मल रिएक्शन आर जो है ना इसका कंपोनेंट लगेगा। ध्यान रखें सरफेस के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो एक कंपोनेंट तो हो गया इसका इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट हो गया इसका इस डायरेक्शन। यानी कि इसका जो
रिएक्शन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट जो है जिसको हम आर साइन थीटा कहते हैं वो तो अपवार्ड लगेगा, किधर लगेगा, और एक होता है आर कोस थीटा, यहाँ पर ये लगेगा जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करते हैं वो आर कोस थीटा लगेगा डाउनवार्ड। तो हमारे पास फिर नीचे लिखने लाइन बन जाएगी, एक लगेगा इसमें सरफेस टेंशन के कारण, जो हमेशा नीचे ही लगता है, जैसे मैंने अभी चर्चा की सरफेस टेंशन उसको नीचे रोकने का प्रयास करता है। तो द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वॉल, पूरी दीवार पे लगेगा जिसको हम सरफेस टेंशन टी कहते हैं। द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वॉल, जिसको सरफेस टेंशन टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज टुवार्ड्स इनसाइड एंड द रिएक्शन फोर्स जिसको हम आर से रिप्रेजेंट is towards outside, then the force F का सूत्र हमारे पास आ जाएगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। सरफेस टेंशन का मान T होता है और लेंथ यानी इसको L रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी कैपिलरी के लिए L का मान, लेंथ का मान कितना होता है, पूरी उसकी सर्क्यूफेरेंस, ये पूरी सर्क्यूफेरेंस, यानी L का मान मेरे पास आता है 2 पाई आर। तो T इंटू कितना आ जाएगा 2 पाई आर। हिंदी में भी अपन लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं कि एकांक लंबाई पर केस नली की दीवार पर लगने वाला बल ऊपर की ओर लगता है, ऊपर की ओर लगता है, तथा प्रतिक्रिया बल आर नीचे की ओर लगेगा, नीचे आ जाएगा। कौन सा बल था, लगने वाला बल ऊपर की जगह लिखना है नीचे की ओर लगेगा, और जहाँ प्रतिक्रिया बल जो है ये लगेगा ऊपर की ओर। अतः F बराबर पृष्ठ तनाव इंटू लंबाई, लंबाई कर दो, लंबाई F इजिकल टू कर देना T इंटू 2 पाई आर, आर इज द रेडियस। फिर कह देंगे अभिलंब प्रतिक्रिया बल का वर्टिकल कंपोनेंट, द रिएक्शन फोर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट इज आर साइन थीटा एक्टिंग अपवर्ड, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स आर साइन थीटा एक्टिंग डाउनवर्ड। हम लिख देंगे प्रतिक्रिया बल का ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ लगता है, ऊपर की ओर तथा क्षैतिज घटक नीचे की ओर लगेगा, क्षैतिज घटक आर कोस थीटा नीचे की ओर लगेगा। उसके बाद सूत्र बन जाएगा अपने पास। तो अपने को पता चला कि रिएक्शन फोर्स आर जो है ना वो है T इंटू 2 पाई आर। एक बात तो ये आर का मान तो है T इंटू 2 पाई आर, क्योंकि T और R एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। याद करो ये जो कैपिलरी हमारे पास है इसमें ये लिक्विड इस प्रकार है, यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, इसमें R का कंपोनेंट यानी R तो लग रहा है ऊपर की तरफ, R खुद जो लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका कंपोनेंट इधर लग रहा है R कोस थीटा, और एक लग रहा है R साइन थीटा। उसको बैलेंस किए हुए कौन है T। तो R का मान मेरे पास उस F के बराबर आएगा जो T इंटू 2 पाई आर के बराबर था। तो R किसके बराबर हो गया, T इंटू 2 पाई आर के बराबर। दूसरी बात हमने कहा कि इसका ऊर्ध्वाधर जो घटक है और एक क्षैतिज घटक है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, अर्थात
तुरंत हम लिख देंगे r cos थीटा। r का मान क्या है, t इंटू 2πr इंटू कोस थीटा। ये किस से संतुलित हो रहा है, द्रव्य के भार से। तो ये लिख देंगे t इंटू 2πr कोस थीटा इज इक्वल टू द्रव्य का भार यानी वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड। द्रव्य का भार है m इंटू जी, ये है t इंटू 2πr कोस थीटा। आपको अभी हमने सिखाया कि m का मान कितना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। m का मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है इसका, किसका भाई, कैपिलरी का। देखो ढंग से, ये कैपिलरी थी, अभी हमने सीखा है कि कैपिलरी में ये सैप जो बनती है अर्धचंद्राकार बनती है ऐसे। तो कुछ वॉल्यूम तो नीचे वाले पोर्शन का आ गया जो 8 हाइस तक है, यहाँ तक पानी उठा हुआ था ऊपर। कुछ इसका भी वॉल्यूम हमें डिटरमाइन करना होगा। तो ये हाइट इसकी है r। इस पूरे का वॉल्यूम अगर हम निकाल के देखें तो एक सूत्र तो आता है अपने पास पाई आर स्क्वायर एच जो इस पोर्शन का है नीचे वाले का, प्लस दूसरी वैल्यू मेरे पास आती है पाई आर स्क्वायर इंटू आर। इसमें से कौन सा पोर्शन घटाना है हमें, ये हवा वाला बीच वाला पोर्शन घटाना है। तो हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। ये भाग कौन सा था, ये भाग हमारे पास था इस चंद्राकार शेप का पूरा मान, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा वॉल्यूम, ये हवा सहित आर हाइट के लिए ये पूरा मान। उसमें से ये बीच वाला ये वाला भाग निकालना है, तो उसका मान कितना है, ये इंटू डेंसिटी। डेंसिटी मेरे पास कितनी है लिक्विड की, रो। तो m का फाइनल मान मेरे पास आ जाता है रो। इसको लिखो भाई पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ कितना हो जाएगा पाई आर क्यूब, इधर भी पाई आर क्यूब है, तो ये रह गया 1 माइनस 2 कट गया 2/3। या तो डायरेक्ट लिख दिया करो 1/3 पाई आर क्यूब। ये जो पोर्शन बचता है ना, जैसे ये शेप है हमारे पास, ये जो पोर्शन है इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर क्यूब। या ऐसे निकालना जानना आना चाहिए। तो इसका मान 3 माइनस 1 2, तो दैट इज रो पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर क्यूब बाई 3। ये m का मान आ गया मेरे पास। इसमें से भी मैं पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लूँ, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ तो रह गया h प्लस ये रह जाएगा r/3। इस m का मान मैं कहाँ रखूँगा, समीकरण 1 में रखूँगा, क्योंकि यहाँ मुझे t इंटू 2πr कोस थीटा के बराबर रखना है ये मान। बस एंड में उत्तर आ गया इसका। कैसे उत्तर है देखो, t इंटू 2πr कोस थीटा वो आ जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर h प्लस r/3। ये कैंसिल हो रहा है, कुछ पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, r से एक r कैंसिल हो रहा है, 2 उधर जा रहा है। तो t का तो मान मेरे पास आ गया रो इंटू r/2 h प्लस r/3। ये t का मान है, सरफेस टेंशन का मान है। किसका मान आया है, सरफेस टेंशन का मान आया है। इंटू कोस थीटा भी था डिवाइड में, कोस थीटा है। वास्तविक सूत्र तो ये आ गया। इसमें भी अब देखो क्या सूत्र बनने वाला है। सिंस h इज ग्रेटर देन r होता है, हाइट जो है लिक्विड की वो ज़्यादा होती है कैपिलरी के रेडियस से। तो इसका मतलब
एच प्लस आर बट्टा 3 जो है लगभग किसके बराबर मान लें, एच के। जैसे ही आप एच के बराबर इसको मानोगे तो हमारे पास इसका उत्तर आता है T इज इक्वल टू रो आर एच। तो रो एच आर डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा कितना आता है, 2 cos थीटा। उसमें भी हम g का मान भूल गए हैं भाई, यहाँ पर हर जगह g आता है, इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि मास इनटू एक्सीलरेशन था ना पीछे वाले डेरिवेशन में, लिखना g इसको इनटू g। वास्तविक सूत्र तो आ गया सरफेस टेंशन का ये। फिर कहते हैं इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जैसे सिल्वर चांदी के पात्र में अगर पानी डालते हो तो वो समतल हो जाता है, उसमें कर्व शेप नहीं आती, तो उसके लिए थीटा कितना होता है 0 डिग्री। तो cos 0 का मान 1, तो T इज इक्वल टू आ गया रो एच आर जी डिवाइडेड बाई 2। देख लो तुम, तो सरफेस टेंशन जो है ना वो तो R के प्रोपोर्शनल है 10, अतः पृष्ठ तनाव T तो समानुपाती आ गया R के, T समानुपाती आ गया R के। समीकरण इसमें 2 या 3 जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। वह H का, और देखो H अगर यहाँ रहता है तो रो आर जी एस इधर चले जाते हैं सारे, तो H इज इक्वल टू आ जाता है T, वो भी 2T डिवाइडेड बाई रो आर जी। रो आर और जी T के डिवाइड में चला जाएगा, T इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इसी से हमें पता चलेगा H इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ R। यही हमें मान निकालने थे मैन। कितना लंबा चौड़ा मेथड है, थोड़ा समझें इसको। मेन चीज़ डेरिवेशन है इसका। H तो है रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिस कैपिलरी की मोटाई ज़्यादा होगी उसमें पानी कम हाइट तक जाएगा या लिक्विड कम हाइट तक जाएगा, जिसकी रेडियस ज़्यादा है उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। तो आप इसको लिख सकते हो, इफ़ द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज़ लेस देन द लिक्विड वुड, लिख दो भाई इसमें, इफ़ द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज़ लेस देन लिक्विड वुड राइज हायर इन द कैपिलरी ट्यूब। यदि किसी केशिका की त्रिज्या जितनी कम होगी दर वह उतनी ही ऊंचाई तक जाएगा। वह जिस केशिका की त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी दर वह उतनी ही कम ऊंचाई पर जाएगा। इनके मध्य ग्राफ और खींच दो जो इम्पोर्टेंट है। अतः ग्राफ किस किस के बीच पे, सरफेस टेंशन और R के बीच होता है स्ट्राइट, H और R के बीच आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे घटते हुए बना दो ऐसे। और अगर आप 1/R के साथ और H के साथ करते हो तब स्ट्राइट लाइन आ जाता है, क्योंकि 1/R तो H के प्रोपोर्शनल है भाई। ये H क्या चीज़ है, कैपिलरी में हाइट है, ये कैपिलरी में हाइट है लिक्विड की। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।